हेलो बेटा। अभी मैं ये आज का जो पेपर हम लोगों का हुआ है मैथ्स का स्टैंडर्ड का, उसका मैं सल्यूशन करने जा रही हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था ये, बट इसमें इजी क्वेश्चंस भी थे और डिफिकल्ट भी थे, तो दोनों का एक मिक्सचर था ये। तो थोड़ा बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो एक बार इसका पूरा आंसर की बना देते हैं। ये मेरे पास इस समय सेट 1 है। फिफ्थ फिफ्थ सेट का पार्ट 1 है। ठीक है ना। अब ये देखो, ये पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है वो तो इजी सा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल रूट हम लोगों को देख के पता चलता ही है कि हम लोगों को क्या करना होता है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो रियल एंड इक्वल रूट के लिए आपको बताया हुआ है बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर आप -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू -4 को इक्वल्स टू 0 कर लेते। तो ये 36 प्लस 16 के इज इक्वल्स टू 0 हो जाता। 16 के -36 हो जाता। के इज -36/16। ये आप काटते -9/4। तो आपका फर्स्ट का तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया है सी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। ये के रेशियो 1 वाला क्वेश्चन है। और इसमें यहाँ पर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट हो जाता 0, y। तो डेफिनेटली पी का पॉइंट आपको पता है -4, -2। क्यू का पॉइंट आपको पता है 10, 4। तो आप इसको सॉल्व कर लेते। तो ये आपका आता है x इज इक्वल्स टू, इसको आप k मान रहे हैं, इसको आप 1 मान रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू 10k प्लस -4 इज इक्वल अपॉन k प्लस 1। और बिकॉज x की वैल्यू 0 है तो यहाँ मैं 0 डाल देती हूँ। तो 10k इज इक्वल्स टू 4 हो जाता। तो k इज इक्वल्स टू 4/10 हो जाता। इट इज 2/5। तो इसका रेशियो है 2:5। तो ये फर्स्ट रेशियो करेक्ट हो जाता है। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर -3 and 8। तो देखो, जीरोस अगर -3 और 8 होंगे तो एक बार x की वैल्यू +3 आएगी, एक बार x की वैल्यू एक फैक्टर x-8 आएगा। अब यहाँ ये वाला पार्ट सही लग रहा है, क्योंकि x-8 को हम लोग लिख सकते हैं -x + 8, क्योंकि किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी पॉलिनोमियल को। और बाकी सब में अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये मेरे पास आता है x² सम ऑफ जीरोस अगर हम डालते तो +5 आता। तो -5x-24। और ये इसमें से कोई भी ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, यहाँ अगर ये वाला एंगल तुमको QPS निकालने को बोल रहा है, तो इफ दिस एंगल इज 55 डिग्री, तो डेफिनेटली हम ये वाला एंगल निकाल सकते थे बाय 90 डिग्री प्रॉपर्टी। ये 90 डिग्री होता है। तो ये होता 35 हम लोग का। अगर ये 35 है तो दिस विल बी ऑल्सो 35, बिकॉज OS एंड OQ आर रेडियस। तो अब ये 35 हो गया, ये 35 हो गया, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल हमारा हो जाता 125, 125। दिस वन इज 125, दिस वन इज 35। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। 160, 160। तो दिस विल बी 20 डिग्री। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाता बी। नाउ सी
देवांश प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR बाय SAS क्राइटेरिया। मतलब इन्होंने एंगल C को एंगल R के इक्वल लिया है, तो हमको ऐसी साइड चाहिए जिसमें कि एंगल C बीच में आता हो। तो हम लोग यहाँ पर कौन कौन सी साइड ले सकते हैं? AC एंड BC। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इन दोनों के बीच में एंगल C आ जाएगा और एंगल R आ जाएगा। तो अब इसको, ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम इसको ट्रांसपोज करके ये लिख सकते थे, AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू PR अपॉन QR। तो दिस वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें ये बोल रहे हैं कि while calculating mean of group frequency distribution, step deviation method was used, x minus a upon h is equals to u। और यहाँ पर इन्होंने मीन की वैल्यू दी हुई है 64, और हाइट दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और हमसे बोल रहे हैं कि समेशन ऑफ u निकालने को बोला जा रहा है। अब समेशन ऑफ u हमारा होता क्या? समेशन ऑफ u बेसिकली होता है सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। अब ये वाली वैल्यू निकालने का हमारे पास में मीन के तरीके से क्या मेथड है? क्योंकि हम लोग को ये बात पता होती है ना कि मीन हमारा क्या होता है, सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच प्लस ए। तो हम लोग वही काम यहाँ पर करते बेटा, ये सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi निकालने के लिए जो मीन है उसको पहले ए से माइनस करते और फिर एच से डिवाइड करते। तो यही एग्जैक्टली हम कर पा रहे हैं यहाँ पर। 64 में से 62.5 को माइनस करना है और फिर 5 से डिवाइड करना है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 0.3। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नाउ देखो, एक क्वेश्चन अभी तक थोड़ा सा ट्रिकी मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। A conical cavity of maximum volume is carved out from a wooden solid hemisphere of radius 10 centimeter. Curved surface area of the cavity carved out is pi की वैल्यू 3.14 लेने बोल रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हम हेमिस्फीयर में से निकाल रहे हैं, तो अगर देखो ये 10 होता तो हमको इतना पता है कि ये भी 10 होता। अब हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो हम ले लेते 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी ये वॉल्यूम ले रहे हैं ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी कार्व्ड आउट, तो इसकी तो नीड नहीं है। हम लोग यहाँ पर πr/l ले लेंगे। πr/l ले लेंगे अंदर वाले कोण का। तो पाई हमको पता है 22/7, r हमको पता है 10, और l मुझे निकालना है, तो ये 10 ये 10, तो ये 10√2 हो जाता। दिस विल बी 2 अच्छा, पाई की वैल्यू तो इन्होंने बोल ही दी है कि 3.14 ले लो, तो 3.14 ले लेते, तो 314√2 आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस वन ए इज करेक्ट। नाउ इफ an represent nth term of an AP, then value of A16 minus A12। तो ये भी एक इजी सा ही क्वेश्चन था। A16 को हम लोग लिख सकते थे A+15D, और A12 को लिख सकते थे A+11D। तो ये हो जाता है A+15D माइनस A माइनस 11D, और ए कैंसिल हो जाता है, ये 4D बचता। और हमको 4D की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मुझे D निकालना पड़ेगा। D कैसे निकालते? -10/4 प्लस 15/4, इट विल बी 5/4। तो D हमारा 5/4 आ रहा है, तो 4D विल बी 4 इंटू 5/4, इट इज 5। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता।
द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी आ गया। एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस सिक्स, यहाँ हमको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसा बनाना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा बने। तो हम माइनस पी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्स इंटू वन ले लेते, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो पी स्क्वायर माइनस 24। अब पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से कौन सी ले लें, वन लेने से तो बनेगा नहीं, -5 लेने से बन जाएगा, क्योंकि 25 माइनस 24 वन हो जाएगा। तो इसका मतलब द बी इज करेक्ट ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन को हमको ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते थे हम लोग, और कोई ऑप्शन नहीं था कि ऑप्शन, चारों ऑप्शन ट्राई करना पड़ता। कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये तो मोर देन वन होगा। दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। A card is drawn at random from a well shuffled deck, 52 playing card, either a 10 और a king। तो 10 हमारे पास 4 होते, और किंग भी हमारे पास 4 होते, तो टोटल 8 होते। तो इट विल बी 8/52। आप इसको कट कर सकते थे, 2 4 जाए 8, अगेन इट विल बी 2/13। तो ये बी करेक्ट होता। अब है, अ कैंपिंग टेंट इज हेमिस्फेरिकल इन शेप ऑफ रेडियस 1.4 मीटर, हैज अ डोर ओपनिंग ऑफ एरिया 0.50। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना था, रेडियस आपको पता है 1.4 मीटर, और हेमिस्फेरिकल शेप है, तो आप इसमें 2πr² लगाएंगे। 2πr² लगाते तो 2 × 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 आता। ये पूरे हेमिस्फेयर का एरिया होता, और इसमें से आपको माइनस करना है कितना पार्ट, 0.50। तो अभी आपको हो जाएगा 22 × 2 44, 44 × 2 88, 8.8 इंटू 1.4 माइनस 0.50। ये आपका 12.32 आ जाएगा, और इसमें से 0.50 आप माइनस करेंगे, इट इज 11.82। सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्क ऑफ लेंथ 2.2 सेंटीमीटर। तो आपको आर्क ऑफ लेंथ पता है, इसका मतलब 2.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2πr, ये आपको पता है। विद द रेडियस 2.8, तो यहाँ पर रेडियस आपको 2.8 पता है, तो आपको थीटा निकालना है ना। 2 × 22/7 इंटू 2.8, ये 0.4 होता, और आप यहाँ क्रॉस करते तो ये आपका कैंसिल हो जाता है 10 से, ये आपका 4 हो जाता, 4 9 जा 36, 2 से आप करते 45, तो थीटा विल बी 45 डिग्री। तो आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इजी क्वेश्चन। साइन थीटा 1/9 था, तो कोसैक आपका, कोसैक थीटा 9 हो जाता है। अब 9 इंटू 1/9 प्लस 1, और 9 इंटू, सॉरी नॉट 1/9, 1/9 नहीं होगा, आपने कोसेक को 9 ले लिया है ना, तो नाउ इट इज 9 इंटू
9 plus 1 upon 9 into 9 minus 1. It is 81 plus 1, 82 by 80. 82 by 80, this one is correct option. Now see क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है. XP ये 2:3 है और आपको PQ5 गिवन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर रेशियो बनाते XP अपॉन XY का रेशियो बनाते. इट इज 2/5 एंड दिस विल बी इक्वल टू PQ by YZ. तो ये आपका हो जाता है 25/2. इट इज 12.5. तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. प्रोबेबिलिटी उसके विनिंग की 0.08 है. तो टोटल टिकट और कितने उसने खरीदे, तो 0.08 शुड बी इक्वल टू, अगर मान लो एक्स टिकट खरीदे थे उसने, तो एक्स आपका हो जाता है 0.08 इंटू 800, 6400, और उसमें से 2 जीरो हटा देते तो आपका आंसर हो जाता है 64. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ अभी तक तो सब इजी ही आ रहे हैं. नाउ 17. A wire is attached from point A on the ground to the top of a pole BC, making an angle of elevation 60 degree. AB is 5√3, then length of wire. तो आपको लेंथ ऑफ वायर AC निकालना है, मतलब आपको cos 60 ले लेना चाहिए. cos 60 is 5√3 अपॉन AC. It will be 1/2 is equals to 5√3 upon AC. AC will be 10√3. अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहा है, तो sec स्क्वायर माइनस ये तो 10 हो गया, तो sec ए बाई 10 आपको करना था. तो ये 1/cos ए डिवाइडेड बाय sin ए बाई cos ए हो गया. तो cos ए से cos ए कट गया. इट इज 1/sin ए cosec ए हो गया. नाउ 19 में आपको बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, C1/C2 के इक्वल नहीं है. असर्शन तो आपका ट्रू है. when two linear equation when two linear equation don't have unique solution, they always represent parallel line. नहीं, इसमें कंसिस्टेंट भी हो सकता, ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो ये फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. HCF of 36m² 18m is equals to 18m. ये तो करेक्ट है. HCF of two number is always less than or equal to the smaller number. ये भी करेक्ट है, और ये उसको रिलेट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ स्मॉलर नंबर 18m है और ये आंसर आ रहा है. तो रीजन उसका करेक्ट हो सकता है, तो ये मेरे ख्याल से ए होना चाहिए. ए या बी दोनों ऑप्शन पॉसिबिलिटी लग रहा है, बट ए ही ज्यादा करेक्ट लग रहा है. ये तो सिंपल है. 2 - 5√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरेशनल. तो ये करेक्ट ही है. ये तो आप प्रूफ कर दे सकते हैं इजीली, ये आपको आता है. नाउ वर्टिसेस में क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाऊं. वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल ABC विथ एंगल B इज 90 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A. तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और
ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको 3,4, बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको 1,1, सी के कोऑर्डिनेट लिखने -8,7। तो tan ए का वैल्यू हो जाता है BC अपॉन AB। अब BC की लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, तो BC की लेंथ आप निकाल रहे हैं तो ये आपकी आ रही है √9² √9² + 6²। तो ये आपका आ जाएगा 81 + 36, ये आ जाएगा √117। और नीचे वाला आपका आ जाएगा AB की वैल्यू 3², 4 + 9, 13। तो ये आ जाएगा √13। अब 13 से आप 117 को काट सकते हैं, तो √9 आएगा, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर BC तो आपका 3 है, BC/AB ये पूरा ही आपका 3 हो गया ना। तो tan A की वैल्यू हो गई आपकी 3। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में कोलिनियर प्रूफ करना था, तो आप पहले तो AB निकाल लीजिए, फिर BC निकाल लीजिए और फिर AC निकाल लीजिए। AB आप निकालेंगे तो आपका आएगा 9² + 3² इट इज √90। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आपको इसको, तो 3√10 आ जाएगा। BC की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो √40 आ रहा है, और ये आपका 2√10 हो गया। AC आपका √10 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 2√10 और √10 3√10 बना रहे हैं। तो 2√10 + √10 आपका 3√10 बन रहा है, इसका मतलब कि ये कोलिनियर है। 23 वाला क्वेश्चन देखिए। AB is parallel to DE। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि EB तो 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। AB 7 है और हमसे DE की लेंथ पूछ रहा है। तो BC भी हमको पता है कि 10 है, तो यहाँ तो हम इजीली निकाल सकते थे। आज ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम ये बात बोल सकते हैं हम ये बात बोल सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, तो सिमिलर तो हो गई है। तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब हमको लेंथ DE की निकालनी है ना, तो DE के साथ AB देना पड़ेगा। AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF। तो हमको AB भी पता है 7 अपॉन DE पता है। एक बार DE को x मान लेते हैं, DE निकालना है हमको। और BC 10 अपॉन EF 20। तो x हमारा 14 आ गया। तो हमारे BE की लेंथ आ गई है 14, DE की लेंथ। नेक्स्ट है, आपको बोल रहा है 24, इवेलुएट करना है sin³ 60 ए पार्ट में -tan30 अपॉन cos² 45।
तो आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 है, तो √3/2 का आप क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3/8 माइनस tan 30 आपका 1/√3 हो जाता अपॉन कॉस स्क्वायर 45 आपका हो जाता 1/√2 का 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका इसको पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये √3/3 हो गया। अब √3/3 आप कंसिडर करके करिए तो 24 LCM आएगा और 9√3 और 8√3, तो ये हो जाएगा आपका √3/24 डिवाइडेड बाय 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लेते तो √3/12 आपका आंसर आता। एग्जैक्ट आंसर इज √3/12। अब ये इसका और पार्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि a+2b हमको गिवन है √3 और वो भी 10 का। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि a+2b हमारा 60 डिग्री है और 2a+b हमारा साइन का है, तो ये 45 डिग्री है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a+4b हमारे पास 120 आ जाता। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो 3b हमको मिल जाता, 120 में से 45 जाता 75, तो b हमको मिल जाता 25। b 25 जैसे ही आ गया बस में पुट करके निकाल लीजिए, ये आपका 10 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 बॉल्स है, उसमें से येलो है और ग्रीन है। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी 2/5 हो जाती है। और तो टोटल 25 बॉल हैं, तो 2/5 इज इक्वल्स टू, अगर x येलो बॉल होते x/25 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब टोटल 10 बॉल्स जो है वो हमारे पास कैसे हैं, येलो बॉल्स हैं। नेक्स्ट अब सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सेक्शन सी पे देखो क्वेश्चन नंबर 26, 5 सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ वन ऑफ द सेक्टर। हम्म 5 पार्ट में डिवाइड करें तो सीधा सीधा 1/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, πr² को, और 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते 2πr को। लेकिन इसमें हमको 2r ऐड करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें पेरीमीटर निकालना है। और यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाता 440/7। और यहाँ पर लेते तो 1/5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू, ये हो जाता है 88/7 प्लस 20। 88/7 प्लस 20 अगर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 228/7, और ये हमारा आ गया 440/7 ऊपर वाला। अब ये एपी का क्वेश्चन है। अगर मैं ऊपर वाला कर रही हूँ तो इन एन एपी 15 टर्म एक्सीड्स द 8 टर्म बाय 21। तो हम यहाँ इक्वेशन बना सकते हैं A15 इज इक्वल्स टू A8 प्लस 21। पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं।
साइड ए ए कट जाएगा, तो 7D हमारा आ जाएगा 21, तो डी हमको मिल जाएगा 3। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 55, तो S10 हमको बोल रहा है 55 है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, फॉर्मूला डाल देते हैं। 10/2 5 हो जाएगा। 2A प्लस 9 इंटू डी हमारे पास 30 है, 3 है सॉरी। तो 2A प्लस 27 इज इक्वल्स टू 11। 2 है हमारे पास, 11 माइनस 27 आ जाता है -16। तो ए हमारे पास माइनस का 8 आ जाता है। तो हम एपी बनाते -8 -3, नहीं 3 माइनस कर रहे हैं ना, -8 -5 -2 सो ऑन। इसी का 27 का ही बी पार्ट है। फर्स्ट एन टर्म 2n² प्लस 13n। तो इसमें तो पता है हम लोगों को n की वैल्यू 1 डालते एक बार तो 15 आता। n की वैल्यू 2 डालते एक बार तो 8 प्लस 26 ना, ये हो जाता 34। और हमको पता है S2 माइनस S1 हमको A2 मिलता। A2 हमारा हो जाता 19। अब A2 माइनस A1 करते तो वो हमको D मिलता, तो D हमको मिल गया 4। अब D है हमारे पास, और हमको nth टर्म निकालना है। D भी है और S1 जो होता है वही हमारा A होता है। तो इसका मतलब A 15 आ रहा है और D 4 आ रहा है। अब हम an निकालते तो 15 प्लस n-1 इंटू डी, और d की जगह हम 4 डाल देते हैं तो ये हो जाता 15 प्लस 4n-4, तो ये होता 4n+11। 4n+11, और अब हमको A10 बोल रहा है निकालने, तो 11+40, ये हो जाता 51। 28 तो क्वाइट सिमिलर एनसीईआरटी का सही क्वेश्चन है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। पहले मैं LHS सॉल्व करते जाती हूँ। ये हमको पता है, हम लोग इसको साइन बाय कॉस थीटा कर देते हैं, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसके बाद ये पता है कि इसका एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आता है। इसका एलसीएम आ जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हो जाता साइन साइन मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ माइनस कर देते ताकि इसका साइन बदल देते, तो ये हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, सॉरी इसको तो पलट दिया ना हमने, माइनस ले लिया। तो इसको हम लिख देते साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये इसका एलसीएम ले लेते तो यहाँ आता कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कट जाता है, ये बचता साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी लगा देते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाता, ये हो जाता 1 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा सेपरेट कर लेते, तो ये हमको मिल रहा है 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा +1। अब हम लोगों को यहाँ RHS में गिवन है 1 + tan थीटा + cot थीटा। तो पहले RHS को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। RHS को अलग से सॉल्व करेंगे तो 1 + sin थीटा/cos थीटा + cos थीटा/sin थीटा। अब cos थीटा इंटू साइन थीटा तो यहाँ आ ही रहा है, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा +1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये तो हमारा यहीं पे आ गया, तो इसको अगर नहीं भी करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इसको LHS छोड़ दे तो ये हमारा RHS आ गया। नाउ सी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अ सर्कल सेंटर्ड एट 2, 1 passes through the point A and B. सर्कल में जो सेंटर है 2, 1 वो 2.5, 6 और -3, K से पास हो रहा है। अब ये बेसिकली इक्वल करना है हम लोगों को, तो हम बोल सकते थे इस पॉइंट को मान लो O बोल दें, इसको A है ये, नहीं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है ना। और हमको AB की लेंथ भी निकालनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बोलते हैं OA = OB। इक्वी डिस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, OA = OB। तो आप यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं, 2 + 3 का स्क्वायर प्लस K-1 का स्क्वायर = 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस K² प्लस 1 - 2K, 3² प्लस 5², 5² काट दीजिए, K² -2K -8 = 0 कर दीजिए। तो एक बार आपके K की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक बार K की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो K की दो वैल्यूज आ गई, 4 और -2। अब आप एक बार 4 डाल के आपको AB की लेंथ निकालनी पड़ेगी और एक बार -2 डाल के आपको AB की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो AB की लेंथ एक बार 4 डाल के निकालते हैं, K की वैल्यू 4 लेकर के, K की वैल्यू आप 4 लेकर के करते हैं तो ये हो जाता है -3, 4 और 5, 6 के बीच में डिस्टेंस। ये हो जाता है आपका √8² + 2², 64 + 4 68। अब अगर आप K की वैल्यू -2 लेके निकालते हैं तो आपका आंसर आता है -3, -2 और 5 और 6। तो ये आता है √8² + 8²। तो ये हो जाता है 64 + 64, 64 + 64।
तो ये होता है √2 64 इंटू 2 ना, तो ये आपको हो जाता है 8√2। तो एक आंसर आपका होता है 64√2, 60√68 और एक 8√2। अब 29 का बी देखो। Prove that the point P dividing the line segment joining the points A, B in the ratio line on the, ठीक है। तो इसमें पॉइंट P जो है वो A और B के बीच में है, और ये -1,7 आ रहा है, ये 4,-3 आ रहा है। P का कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं, और ये 3:2 भी पता है हम लोगों को। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते, 3 × 4 -2/5, तो ये 10/5 2 हो जाता है x की वैल्यू। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, -9 प्लस 14/5, तो ये 5/5 हो जाता है 1। मतलब हमारा x और y की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमको x - 3y = -1 में डालना है। तो 2 - 3, हाँ ये -1 के इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है PA और PB की लेंथ। तो PA की लेंथ हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर? PA और PB की लेंथ भी निकालनी है ना यहाँ पर। तो P का कोऑर्डिनेट तो आपका आ चुका है 2,1, ये 2,1 आ गया। तो PA आपका हो जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो √ओवर ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 + 36 √ओवर 45। और PB आपका निकालना है, ये हो जाता 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 + 16 √ओवर 20। अब ये 30 वाला क्वेश्चन तो ग्राफिकली सॉल्व करना था। तो ग्राफिकली अगर आप सॉल्व करते तो आपको कुछ इस तरीके का पॉइंट मिलना चाहिए था। पहली इक्वेशन तो x = 4 थी, तो लाइन कुछ ऐसे जाती, और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट 3x - 2y = 6 है, तो x की वैल्यू तो 4 आ ही जाएगी। और अगर आप डालते हैं तो 12 - 6, तो ये इंटरसेक्ट करेगा 3 पर। ये 3 का कुछ पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट 2 होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके की लाइन जाएगी, ऐसा कुछ बना होगा आपका ग्राफ। और सिस्टम का वैल्यू यहाँ पर आता, आंसर जो आता है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, ये आंसर आता है। इंटरसेक्शन पॉइंट यही मिल रहा है। नेक्स्ट 31 देखिएगा। Dimension of a window are 156 × 216. Arjun wants to put grill on the window, creating complete square of maximum size. Determine the side length of the square and hence find the number of square formed. तो सबसे पहले तो इतना समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पर HCF निकालना है 156 और 216 का। तो HCF हम निकालते हैं तो ये हमारा आता 3 × 4, ये हमारा 12 आ रहा है। HCF इसका 12 आ रहा है,
अब हमको इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना, तो साइड लेंथ अगर 12 आ गई तो कितने इसमें लगेंगे स्क्वायर, तो 216 इंटू 156/12 इंटू 12 करते हैं तो ये कुछ, ये कट के 13 आता है, ये कट के 18 आता है, 18 इंटू 13 सॉल्व करना पड़ेगा। टू 34 आंसर आएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। ये अब हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी थोड़ा सा क्वाइट टफ पार्ट रहा है, डिफिकल्टी हल्की सी आई है इसमें। वैसे हम लोगों ने अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो क्वेश्चन जो कर रखा था है तो वैसा ही, बस उसमें थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस चेंजेस हैं और हमको ये इसको ऐड करना है। अब हमको बोट की स्पीड इसमें पता है, स्पीड ऑफ बोट पता है 12 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में जाने की स्पीड हमको पता है, अप स्ट्रीम की स्पीड 12 - x कर लीजिए। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 + x कर लीजिए। अब आपको अप स्ट्रीम में जाना है 15, तो 15/12 - x प्लस 18/12 + x इज इक्वल्स टू, आपका आंसर 3R आ रहा है। तो अब आप इसमें क्या काम कर सकते हैं, 12 - x 12 + x का आप एलसीएम ले लेते हैं। 12 - x 12 + x का आप एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर बचता 15 12 + x और इधर बचता 18 12 - x इज इक्वल्स टू 3, और 3 से इसको कट कर देते हैं तो ये हो जाता आपका 60 + 5x प्लस 72 - 6x अपॉन 12² - x² इज इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते तो आपको मिलता है x² - x प्लस 132 - 144 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाता है x² - x - 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते तो एक आता है x - 4, दूसरा आता है x + 3। तो हम x की निगेटिव वैल्यू कैंसिल कर देते तो हमारे वाटर की स्पीड आती 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC है। ट्रायंगल ABC में D को मिड पॉइंट बना दिया है, CE एंड BF इंटरसेक्ट एट O। CE एंड BF इंटरसेक्ट एट O, और यहाँ पर नीचे OD के इक्वल ये पॉइंट आपका D, आप मान लीजिए इसको एक बार। OD के इक्वल OG है, और ये तो आपका पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो वैसे ही ये पैरेललोग्राम हो जाता।
बट फिर भी अगर प्रूफ भी करना है तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल हो जाता बाय सीपीसीटी, और ये उसकी वजह से ये लाइन पैरेलल भी हो जाती और इक्वल भी हो जाती, बाय सीपीसीटी लाइन इक्वल हो जाती, और फिर हम बोल देते दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसको पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको ये बात पता चल रही है, अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं एक बार के लिए, ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में हमको दिख रहा है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम ये बात बोल सकते थे AD अपॉन, सॉरी, AO अपॉन, ये पॉइंट O है ना, AO अपॉन OG इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है ना? और फिर हम इधर से बोल सकते थे, इस वाले से, इस वाले ट्रायंगल से, बिकॉज ये पूरी की पूरी लाइन इसके पैरेलल ही है, तो AO अपॉन OG इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। अब देखो ये तो कॉमन आ गया दोनों में, तो हम बोल देते AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। अब दो लाइन पैरेलल आ गई है, ये दो साइड पैरेलल, दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम ये बात बोल सकते थे EF इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू BC आ गया। अब EF और BC यहाँ पे पैरेलल आ गए, अब हमको क्या प्रूफ करना था, ट्रायंगल AEF और ABC। अब जब ये पैरेलल ही आ गए तो ये वाली लाइन, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, डबल ए से दोनों सिमिलर हो गए। अब इसका पार्ट बी था, अब इसमें क्या बोल रहा है कि Q तो मिड पॉइंट है और Q से होता हुआ एक लाइन लेके जा रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं R, इसको बोल रहे हैं C, इसको बोल रहे हैं B, इसको बोल रहे हैं A, इसको बोल रहे हैं D। अब हमको ये प्रूफ करना था, मिड पॉइंट Q ले लिया है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये गिवन है। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो QC विल बी हाफ ऑफ AB होगा। QC अगर हाफ ऑफ AB है तो हम इस ट्रायंगल में RQC और ये बड़े वाले RAB में सिमिलैरिटी स्टेब्लिश कर सकते थे, क्योंकि ये लाइन इसके, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, और QC AB के पैरेलल है। इसका मतलब जो रेशियो QC बाय AB बना रहे होंगे वही रेशियो RQ बाय RA भी बना रहे होंगे, और ये बना रहे हैं 1/2 का रेशियो, तो RQ बाय RA भी 1/2 का रेशियो बना रहे हैं। इसका मतलब कि 2 टाइम्स RQ इज इक्वल्स टू RA, या फिर मैं बोल सकती हूँ Q इज अ मिड पॉइंट, और Q मिड पॉइंट है AR का, तो C भी मिड पॉइंट है BR का। और हमको इसमें प्रूफ क्या करना था, AQ इज इक्वल्स टू QR, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया। AQ इज इक्वल्स टू
क्यू आर। अब AP इज इक्वल्स टू 2PQ प्रूफ करना है। AP इज इक्वल्स टू 2PQ। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं। ट्रायंगल APB ट्रायंगल APB को सिमिलर कर देते हैं ट्रायंगल QPD के। अब इसमें एक तो PP को इक्वल ले लिया और एंगल B और D को ले लिया। अब हम लोग यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं DQ अपॉन AB शुड बी इक्वल टू 1/2। अब DQ अपॉन AB हमारा कितना आता, तो DQ अपॉन AB हमारा आ रहा है, DQ अपॉन AB में भी 1/2 का ही रेशियो है ना। तो ये रेशियो हमको निकालना पड़ेगा PQ बाय AP के। ये रेशियो हो गया PQ बाय AB के। तो अब ये बना सकते हैं हम लोग AP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स PQ। अब सिमिलरली PR और उसको इक्वल करना है, PR और 2AP को। तो अब ले सकते हैं ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल BRP। इसमें हमको पता चल रहा है कि एंगल D एंगल B के इक्वल है और एंगल A एंगल R के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और DA अपॉन BR भी यहाँ पर 1/2 होता है, क्योंकि ये तो हमको पता ही चल गया था ना कि C मिड पॉइंट है। अब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AP अपॉन PR। तो अब इससे हम ये बात बोल सकते हैं कि PR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AP। अब ये अगला क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का ही है। तो इसमें P, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। इसमें मीन आपको गिवन है 28 और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, सम ऑफ और फ्रीक्वेंसीज 100 गिवन है। तो एक बार ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 तक ये। और ये है 12P, 27, 20Q6। और सभी का समेशन 100 गिवन है, लेकिन सबको ऐड करने पर 65 प्लस P प्लस Q 100 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं P प्लस Q इज 35। अब हम लोग यहाँ से XI की टेबल बनाते हैं। तो XI की टेबल बन रही है 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब इसके बाद DI की टेबल बनाते हैं। तो मैं 25 को एक बार अज्यूम नहीं दे देती हूँ। तो -20, -10, 0, 10,
20 30। अब ui बनाते हैं तो -2 -1 0 +1 +2 +3। अब एफ आई यू आई की टेबल भी बना लेते हैं। एफ आई यू आई की टेबल बनाते हैं तो ये -24 -p 0 20 2q 18। अब सिग्मा एफ आई यू आई करते हैं तो ये आ गया 14 + 2q - p। अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। 28 = 14 + 2q - p/100 × 10 प्लस अज्यूम मीन हमने 25 लिया था। 28 - 25 करते हैं तो 3 आएगा, और 10 से इसको काट देते हैं, 3 × 10 कर देते हैं। 14 + 2q - p। अब तो ये हो गया हमारा 2q - p ना। अब 2q - p हमारा हो चुका है 30 - 14, ये हो गया 16। और हमको पहले से ही पता था कि p + q हमारे पास 35 है। इसको सॉल्व कर लेते p p काट के। तो 3q हमारे पास हो जाता 51, तो q हो जाता 17। अब q 17 हो गया तो p में डाल देते 35 - 17 में, तो p 18 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, इसके और वाला जो बी वाला पार्ट है, इसमें हमको मीडियन एंड मोड दोनों निकालने बोल रहा है। तो पहले तो मीडियन निकाल लेते हैं। (90 to 100) और फ्रीक्वेंसी हमको पता है, यहाँ पर 15 है, 10 है, 12 है, 9 8 10 6। वैसे ऊपर वाला ज्यादा इजी था। सी एफ निकालना होता है इसमें। तो 15 25 37 ऐड करते जाते हैं, 46 54 64 और फिर 70। अब हमको n/2 तो यहाँ पे 35 मिल गया है। अब मीडियन क्लास निकालते हैं तो ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। तो अब हम मीडियन बोल सकते थे 30 + 35 - 25 कितना हो जाएगा, 10। 10/12 इंटू हाइट हो गई 15, तो ये हो जाता 150/12। 25/2 ये हो जाता है 12.5। 30 + 12.5 इट इज 42.5। अब इसके बाद मोड निकालते। मोड के लिए फिर से टेबल एक बार बनानी पड़ेगी। (60 to 75) 75 to 90, 90 to 105। अब फ्रीक्वेंसी निकालते तो यहाँ पे 15 आता, 10 आता, ये 12 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 6 है। अब बिकॉज 15 ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो यही f1 हो गया, f2 नीचे वाला हो गया, और f0 को हम 0 ही ले लेते हैं बिकॉज ऊपर कुछ है नहीं। अब हम मोड का फॉर्मूला लगाते। तो मोड का फॉर्मूला होता है L + f1 - f0 2f1 - f0 - f2 × h। L तो हमारा 0 ही हो गया क्योंकि हम 0 to 15 वाला ले रहे थे टर्म। f1 हमारा 15 - 0 अपॉन 30 - 0 - 10, तो 30 - 10 लिख देते हैं, इंटू 15। तो ये 15/20 इंटू 15 हो गया, एंड इट इज 45/4 11.25। ये हमारा मोड आ गया।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमको ये बात पता है कि पी क्यू पी आर टू टेंजेंट, रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब हमको ये रेडियस 5 गिवन है, ये 5 गिवन है, ये 5 होता और ये पूरा 13 गिवन है, तो इतना सा 8 हो जाता। अब हम 5 और 13 पाइथागोरस थ्योरम करके इसकी वैल्यू 12 निकाल लेते पी क्यू की। अब हम बड़े आराम से प्रूव कर सकते थे कि ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल OQP। कैसे? ये एंगल C 90 डिग्री हो जाता और ये एंगल Q 90 डिग्री होता और P और P कॉमन हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर सीधा सीधा लगा सकते थे AC बाय OQ इज इक्वल्स टू AP बाय OP और इज इक्वल्स टू CP बाय QP। अब हमको यहाँ पर OQ की वैल्यू पता है 5, OP की वैल्यू पता है 13 और ये भी CP भी पता है 8, QP भी पता है 12। तो अब बस हम AC और AP निकाल सकते थे। AP हम निकालते तो ये हमारा आता है 26/3 और AC हम निकालते तो ये हमारा आता है 10/3 और AC का डबल कर देते तो AB हमारा आ जाता है 20/3। अब ये सेक्शन E है। सेक्शन E में an arc of railway bridge built on Chenab river bed is shown in the diagram. It is a parabolic and connecting hills P and Q. इसमें हमको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है और ए का पॉइंट निकालना है। तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू 0 डालनी है। तो पी ऑफ एक्स हमारा, अगर एक्स की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो एक्स एक्स ये दोनों पॉइंट तो कट ही जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 136। तो हमारा ए का कोऑर्डिनेट हो जाता 0,136। ठीक ना? अब इसके बाद बोल रहा है फाइंड द स्पान ऑफ द आर्क। तो स्पान ऑफ द आर्क तो हमको दिख रहा है ये डिस्टेंस। तो ये -238 और 228 को अगर ऐड कर देते हैं तो ये आता 467। तो सेकेंड पार्ट तो यही हो गया। और थर्ड पार्ट में ए पार्ट में पूछ रहा है राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस हम लिख देते अल्फा, हमको पता चल रहा है -238.5, बीटा पता चल रहा है 228.5। अब हमको बोल रहे हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड पॉलिनोमियल। तो हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये करते हैं और इधर से ये वैल्यू भी डिफरेंस का 10 आ जाती है और 0.025 और 0.0025 भी माइनस का 10 आ जाता। तो ये वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद इसके बी पार्ट में बोल रहा है कि आप पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह एक बार 100 डाल दो। एक्स की जगह आप 100 डाल करके अगर चेक करेंगे तो ये आएगा -25 -2.5 प्लस 136 और ये आपका आंसर हो जाएगा 108.5। अगर x की जगह आप -100 डालते हैं तो ये हो जाएगा -25 प्लस 2.5 प्लस 136, तो ये हो जाएगा आपका 113.5। अब ये 37 वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? अ वॉल माउंटेड लैम्प क्यूबॉइडल शेप का है, टॉप और बॉटम से खुला हुआ है, स्फेरिकल बल्ब उसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब।
तो बल्ब का सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट में तो 4 पाई r² लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 × 7/2 × 7/2। तो ये आपका आ गया 7 7 कट गया 2 11 कट गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट आपको बोल रहा है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ना है तो इसमें सबसे मिनिमम 12 है, तो 1 1 सेंटीमीटर अगर दोनों साइड से छोड़ेंगे तो इट शुड बी 10 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए मैक्सिमम। अब थर्ड का ए पार्ट क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर टॉप पर और 2 सेंटीमीटर बॉटम पर हम छोड़ के फैब्रिक निकालना चाहते हैं। तो फैब्रिक निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो ऊपर और नीचे बेस और टॉप और बॉटम तो है नहीं, तो 2BH+HL का फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो 2 × H B+L लगा लेते हैं। तो 2 × 17 और 24 + 12, ये हो गया हमारा 34 × 36, ये हो गया 1224। ये तो टोटल एरिया आ गया। अब इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा हमको 2 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा लेना है ना, तो 2 सेंटीमीटर वाले का एक्स्ट्रा एरिया अगर हम निकालते हैं तो ऊपर नीचे दोनों का 2 × 2 × 24 + 12, और हाइट की जगह हमको लेना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। BH+HL ना, H भी यहाँ पर 2 गिवन है, तो ये 8 × 36 हो गया। तो ये हो गया हमारा 288। अब ये 288 और 1224 को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1512। अब पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द स्पेस अवेलेबल इनसाइड द लैम्प। तो स्पेस अवेलेबल तो एक तो वॉल्यूम हो जाएगा 24 × 17 × 12, और इसमें से माइनस कर देते हैं स्फेयर का वॉल्यूम। तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7/2, इसको माइनस करके लिखना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा। अब 38 वाले में बोल रहा है राइट अ रिलेशन बिटवीन D एंड Y। तो D तो देखो ये रहा, और Y ये रहा, और ये sin 30, तो sin 30 इसमें लगा देते अगर हम लोग, तो sin 30 हो जाता D/Y, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमारा Y हो जाता 2D। एक इक्वेशन तो ये बन गई Y और D में रिलेशन। अब ये बोल रहे थे H भी निकालने को, तो H इसमें कैसे निकालते, H की वैल्यू 1045 से ले लेते, तो H/54 = 1045, तो H हमारा 54 आ जाता है। अब उसके बाद थर्ड का ए पार्ट बोल रहा है डिटरमाइन हाइट ऑफ वाटर टैंक। तुमको H और D दोनों ही जोड़ना है ना, तो पहले हम D निकाल लेते हैं। 1030 D/54 करके, तो हमको D मिल जाता 18√3। H हमारे पास 54 है, तो हम इसको ऐड कर देते 18√3 + 54। तो हमको इसके बी पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमको यहाँ पे दिख ही रहा है H/x हमारा sin 45 हो जाता है, sin 45 1/√2 हो जाता है, तो x हमारा 54√2 हो जाता, और d हम पहले निकाल ही चुके हैं।
तो ये हमारा कंप्लीट पेपर का सल्यूशन है। एक बार आप रीचेक करिए और फिर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट था, सेक्शन डी और सेक्शन ई थोड़ा सा ट्रिकी था, बट स्टिल फर्स्ट स्टैंडर्ड का पेपर थोड़ा टफ रहता ही है। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा फॉर योर साइंस एग्जाम।